बहुत समय पहले किसी गांव में नीलम नाम की एक औरत अपनी 5 बेटियों के साथ रहती थी। एक अमीर घमंडी औरत के यहाँ नौकरानी का काम करती थी। मालकिन, 8 बज गए हैं, मेरे घर जाने का समय हो गया है, मैं चलती हूँ। अरे कहाँ जा रही है? मेरी सहेली के घर पर बर्थडे पार्टी है, चल मेरे साथ, वहाँ तुझे थोड़ा काम करना होगा। उसके बाद मालकिन नीलम को अपनी सहेली के बर्थडे पार्टी में ले जाती है। सुन, यहाँ पर झूठे प्लेट उठाना और साफ सफाई करना, ध्यान रखना कोई गलती ना होनी चाहिए। उसके बाद नीलम मेहमानों के झूठे प्लेट उठाना शुरू कर देती है। साफ सफाई करते करते रात के 2 बज जाते हैं। तभी नीलम अपनी मालकिन और उसकी सहेली की बातें सुन लेती है। देख, मैं अपनी नौकरानी को यहाँ काम करवाने लेकर आई थी। मैंने तुझे पहले ही कहा था ना कि मैं पूरे 6,000 रुपए लूंगी, लेकिन तू तो मुझे सिर्फ 4,000 रुपए दे रही है। मुझे नहीं पता, मुझे पूरे पैसे चाहिए। अच्छा ठीक है, 6,000 रुपए ही दूंगी। उसके बाद मालकिन पैसे लेकर घर चली जाती है। ये सब देख नीलम को बहुत दुख होता है। मेरी मालकिन तो बहुत लालची है, सारी मेहनत मैंने की और पैसे लेकर वो चली गई। गरीबों की मजबूरी का हर कोई इस तरह से ही फायदा उठाता है। उसके बाद नीलम मायूस होकर अपने घर लौट जाती है। इस तरह नीलम की मालकिन हमेशा उसके साथ धोखेबाजी किया करती थी। फिर एक दिन, नीलम, आज मुझे नारियल पानी पीना है, तू पेड़ पर चढ़कर मेरे लिए एक अच्छा सा नारियल तोड़ ले। लेकिन मालकिन, मुझे पेड़ पर चढ़ना नहीं आता। अच्छा, तो तू क्या चाहती है कि मैं बाहर से कोई मजदूर बुलवाऊं? मजदूर के पैसे कौन देगा? चल चुपचाप पेड़ पर चढ़ और नारियल तोड़। मैं तुझे मुफ्त में तनख्वाह नहीं देती हूँ, तुझे मेरी हर बात माननी होगी। उसके बाद मालकिन नीलम को पेड़ पर चढ़ने के लिए मजबूर कर देती है। बेचारी नीलम किसी तरह पेड़ पर चढ़ना शुरू कर देती है, लेकिन आधे रास्ते पहुंचते ही उसका संतुलन बिगड़ जाता है और मुंह नीचे जमीन पर गिर जाती है। हाय, मर गई रे, मेरी हड्डी फसली टूट गई, कोई बचाओ मुझे, कोई मेरी मदद करो। सत्यानाश हो तेरा, तुझसे तो एक नारियल भी नहीं तोड़ा गया। मालकिन, लगता है मेरी हड्डियां टूट गई हैं, मुझे फौरन अस्पताल ले चलिए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। हाँ हाँ, तेरी माँ मेरे पास ढेर सारा खजाना छोड़ गई थी ना, जो मैं तुझे अस्पताल ले जाकर तेरा इलाज करवाऊं। मैं तुझे कहीं नहीं लेकर जाने वाली। उसके बाद मालकिन नीलम की बेटियों को अपने घर बुला लेती है। अपनी माँ की बुरी हालत देख 5 बहनें उसे फौरन पास के अस्पताल में ले जाती हैं। देखो, मैं जानता हूँ तुम सब गरीब हो, इसीलिए मैं अपनी फीस नहीं लूंगा, लेकिन दवाइयों का खर्चा बहुत होगा, क्या तुम सब खर्च उठा पाओगी? उसके बाद डॉक्टर उन्हें एक बड़ी रकम लाने के लिए कहता है। डॉक्टर अंकल, हमारे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। देखो, बिना पैसों के अस्पताल में इलाज नहीं हो सकता, मुझे माफ कर दो, तुम सब अपनी माँ को लेकर यहाँ से चली जाओ, अगर हमारे साहब ने देख लिया तो वो नाराज हो जाएंगे। उसके बाद सभी बहनें नीलम को उठाकर वहाँ से जाने लगती हैं। वो घमंडी मालकिन बहुत ही ज्यादा बुरी है, उसका काम करते समय हमारी माँ की ये हालत हुई है, उसे हमारी माँ का इलाज करवाना चाहिए। वो औरत 1 नंबर की कंजूस और धोखेबाज है, उसका कभी भला नहीं होगा। 5 बहनें अपनी माँ को लेकर जैसे ही अपने घर पहुँचती हैं कि तभी वहाँ मालकिन आ जाती है। ठहर जाओ, तुम सब घर के अंदर नहीं जा सकते, तुम्हारी माँ की हड्डी फसली टूट गई है, अब ये काम करने के लायक नहीं बची, इसीलिए मैं अब अपना घर तुम्हें नहीं दूंगी, तुम इसे लेकर कहीं और चली जाओ। मालकिन की ये बातें सुनकर 5 बहनों को बहुत गुस्सा आता है। वो सभी अपनी हालतों से मजबूर थी। फिर 5 बहनें अपनी माँ को लेकर पास वाले जंगल में चली जाती हैं। तभी अचानक उन्हें वहाँ पर अनामिका नाम की एक लड़की मिलती है। नीलम की बुरी हालत देखकर अनामिका को बहुत दुख होता है। फिर 5 बहनें अनामिका को सारी हालत के बारे में बता देती हैं। सुनो, इस जंगल में खास तरह की जादुई मेहंदी का पेड़ है, यहाँ मेहंदी तोड़ने आई थी मैं।
अगर तुम सब मेरे लिए जादुई मेहंदी तोड़ कर ले आओगे तो मैं तुम्हारी माँ का इलाज करवा दूंगी। ये सुनकर पांचों बहनें खुश हो जाती हैं। लेकिन ध्यान रखना, जंगल बहुत ही खतरनाक है, संभल कर अंदर जाना। उसके बाद एक बहन नीलम के पास रुकती है और चार बहनें जंगल में मेहंदी तोड़ने चली जाती हैं। कुछ घंटों की मेहनत के बाद आखिरकार चारों ढेर सारी जादुई मेहंदी तोड़कर अनामिका को दे देते हैं। तुम सबने बहुत अच्छा काम किया। मैं परियों को जादुई मेहंदी लगाने का काम करती हूँ। तुम पांचों भी मेरे साथ मेहंदी लगाने का काम शुरू कर दो। इससे तुम सब बहुत ही पैसे कमा सकोगे। अनामिका की बात सुनकर पांचों बहनें बहुत खुश होती हैं। उसके बाद अनामिका उन्हें अपने घर ले जाती है और उन्हें मेहंदी लगाना सिखाने लगती है। दूसरी तरफ अनामिका नीलम का इलाज भी करवा रही थी। कुछ दिनों में पांचों बहनें मेहंदी लगाना सीख जाती हैं। उसके बाद वो पांचों परियों के इलाके में जाकर परियों को मेहंदी लगाना शुरू कर देती हैं। पांचों बहनें बहुत मेहनत करके अलग अलग प्रकार के डिजाइन बनाया करती थी, जिससे परियां बहुत खुश होती थीं। फिर एक दिन पांचों बहनों को रानी परी के महल में जाने का मौका मिलता है। वो पांचों रानी परी के साथ साथ उसकी बेटियों के हाथों में भी खूब सुंदर मेहंदी लगाती हैं। रानी परी पांचों बहनों की कला से बहुत प्रभावित होती है और बदले में उन्हें ब्लूबेरी से बने एक सुंदर सा घर और साथ साथ जादुई 5 लहंगे भी देती है। इस ब्लूबेरी घर के अंदर तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। ये तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेगा और ये सभी लहंगे तुम पांचों को हर मुसीबत से बचाएंगे। उसके बाद पांचों बहनें अपनी माँ के साथ ब्लूबेरी घर में रहने लगती हैं। फिर एक दिन कमंडी मालकिन नीलम को अपनी बेटियों के साथ हंसते खेलते हुए देख लेती है। नीलम की खुशी देखकर मालकिन को बहुत जलन होती है। अगले ही दिन वो सारी हकीकत पता कर लेती है। ये जादुई ब्लूबेरी घर तो बहुत ही कमाल का है। ये हर मनपसंद चीज आसानी से प्रकट कर देता है। मुझे इस घर को हासिल करना ही होगा। फिर अगले दिन मालकिन अपनी पति और अपनी बेटियों के साथ ब्लूबेरी घर के पास पहुंच जाती हैं। उसके बाद में सभी नीलम और उसकी बेटियों को डंडे से मारना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी अचानक पांचों जादुई लहंगे के अंदर से ढेर सारी बिजली बाहर निकलकर मालकिन और उसके परिवार के ऊपर गिरने लगती है। हाय, मर गई रे, बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ, कोई मेरी मदद करो। अगर तुम सबको अपनी जान प्यारी है तो भाग जाओ यहाँ से, वरना तुम में से कोई नहीं बचेगा। उसके बाद वो सभी डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं। उस दिन के बाद से मालकिन दोबारा कभी नीलम और उसकी बेटियों को परेशान करने की हिम्मत नहीं करती। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और नीलम अपनी बेटियों के साथ ब्लूबेरी घर में हंसी खुशी रहने लगती है। नीलम एक बहुत ही गरीब लड़की थी। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। नीलम एक चाय की दुकान पर नौकरानी का काम करती थी। उसे हर महीने जो भी तनख्वाह मिलती है उससे वो अपनी पढ़ाई का खर्चा उठाया करती थी। फिर एक दिन स्कूल में एग्जाम चल रहे थे। कनिका नाम की अमीर घमंडी लड़की नीलम के पीछे बैठी थी। सुन नीलम, मुझे इस सवाल का जवाब बता, चल जल्दी कर। नहीं नहीं, मैं तुम्हें जवाब नहीं बताने वाली, तुम्हें पढ़ाई करके आनी चाहिए थी। देख, मेरा दिमाग खराब मत कर, चुपचाप मुझे जवाब बता, वरना ठीक नहीं होगा। ये तो गलत बात है। एक तो तुम पढ़ाई नहीं करती, ऊपर से मुझे धमकी दे रही हो। तभी वहाँ टीचर आ जाती हैं। ये सब क्या है? तुम दोनों पेपर लिखने के बजाय बड़बड़ क्यों कर रही हो? टीचर जी, ये कनिका मुझसे जवाब पूछ रही है। अच्छा, तो ये बात है कनिका। अगर दोबारा तूने नीलम को परेशान किया तो मैं तेरी पिटाई कर दूंगी, समझ गई ना? उसके बाद कनिका नीलम से कुछ नहीं कहती। थोड़ी देर के बाद नीलम सारे सवाल हल करके वहाँ से चली जाती है। लेकिन कनिका एक अमीर लड़की थी। घर जाकर वो अपने पिता को सारी बात बता देती है। पिताजी, उस गरीब भिखारी लड़की की वजह से क्लास में मेरी बहुत बेइज्जती हुई है। मैं उस नीलम की बच्ची से अपना बदला लेना चाहती हूँ।
ओ तू चिंता मत कर बेटी, मेरे पास बहुत पैसा है, मैं अपने पैसों के दम पर उस नीलम को सबक सिखाऊंगा। फिर कुछ दिनों बाद एग्जाम का रिजल्ट आता है। कनिका फर्स्ट क्लास नंबर से पास हो जाती है, लेकिन वही दूसरी तरफ बेचारी नीलम बुरी तरह फेल हो जाती है। दरअसल कनिका के पिता ने प्रिंसिपल को रिश्वत देकर कनिका को पास करवाया था। अरे ये सब क्या है मैडम, मैंने तो बहुत अच्छी तरह पेपर लिखा था, फिर मैं फेल कैसे हो गई? आप एक बार दोबारा पेपर चेक करवाइए। देख, तुझे मन लगाकर पढ़ाई करनी चाहिए थी, समझ गई ना? चल फिर से मन लगाकर पढ़ाई कर, अगले साल तू जरूर पास हो जाएगी। नीलम दुखी होकर वहां से चली जाती है। अगले दिन कनिका अपनी सहेलियों के साथ मिलकर नीलम के फेल होने पर उसकी खूब बेइज्जती करती है। मुझसे उलझने का अंजाम देख लिया ना, मेरे पिताजी ने अपने पैसों के दम पर तुझे फेल करवा दिया। कनिका की ये बात सुनकर नीलम गुस्से से आग बबूला हो जाती है और उसी वक्त कनिका को जोरदार थप्पड़ दे देती है। तेरे जैसी बुरी अमीर घमंडी लड़कियों की वजह से हम गरीब लड़कियों का जीना मुश्किल हो जाता है, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। उसके बाद नीलम कनिका की खूब पिटाई करके वहां से चली जाती है। उसने मुझ पर हाथ उठाकर बहुत बड़ी गलती की है, अब मैं इसकी जिंदगी नर्क बना दूंगी। फिर अगले दिन कनिका नीलम की चाय की दुकान पर पहुंच जाती है। सुन मोटे आदमी, तू इसी वक्त इस लड़की को अपनी दुकान से बाहर भगा दे, बदले में मैं तुझे 50,000 रुपए दूंगी। हाँ हाँ, मैं अभी इसे धक्के मारकर बाहर भगा दूंगा, लाओ मुझे पैसे दो। दुकान वाले की बात सुनकर नीलम को बहुत बुरा लगता है। ये क्या बात हुई चाचा जी, मैं बचपन से आपके यहाँ पर काम कर रही हूँ और आप थोड़े से पैसों के लिए मुझे निकालना चाहते हो? अरे अपनी बकवास बंद कर, 50,000 रुपए बहुत बड़ी रकम होती है, वैसे भी तू कौन सी मेरी रिश्तेदार है जो मैं तेरी बात सुनूं, चल भाग यहाँ से। इस तरह दुकान वाला कनिका से पैसे लेकर नीलम को भगा देता है। फिर अगले दिन नीलम बाजार में मौजूद बहुत सारी दुकानों में जाकर काम मांगने की कोशिश करती है, लेकिन नीलम को कहीं काम नहीं मिलता, क्योंकि कनिका ने अपने पैसों के जोर पर सभी दुकान वालों को अपनी तरफ कर लिया था। उस कनिका की वजह से मुझे कोई काम नहीं दे रहा, अब मेरा गुजारा कैसे होगा? तभी नीलम को एक उपाय सूझता है। मैं चाय बहुत अच्छी बनाती हूँ, अब मैं खुद चाय बनाकर घूम घूम कर बेचूंगी। फिर अगले दिन नीलम एक केटली में चाय बनाकर सड़कों पर घूमने लगती है। चाय ले लो, गर्मा गर्म चाय ले लो, अदरक वाली गरम गरम चाय ले लो। सारा दिन घूमने के बाद भी नीलम की कुछ खास बिक्री नहीं होती। सुबह से चल चल कर मेरे पैरों में छाले पड़ गए, लेकिन अभी तक मैं सिर्फ 20 रुपए ही कमा पाई हूँ। इस तरह तो मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। लेकिन फिर भी नीलम हिम्मत नहीं हारती और लगातार चाय बेचना जारी रखती है। इसी दौरान एक दिन वो चाय बेचते हुए एक सुनसान इलाके में पहुंच जाती है। उसी वक्त एक पेड़ के ऊपर बैठे दो भूत नीलम को देख लेते हैं। अरे वाह, चाय की क्या खुशबू है, मुझे तो चाय पीना बहुत पसंद है। हाँ हाँ, कई सालों से हमने चाय नहीं पी, चलो इस लड़की से चाय लेकर पीते हैं, लेकिन हमें अपना रूप बदल कर जाना होगा, वरना ये डर के भाग जाएगी। उसके बाद वो दोनों भूत इंसानों का रूप धारण करके नीलम के पास पहुंच जाते हैं। फिर वो दोनों नीलम से चाय लेकर पीने लगते हैं। नीलम की बनाई हुई चाय दोनों भूत को बहुत पसंद आती है। देखते ही देखते दोनों भूत केतली में मौजूद सारी चाय पी जाते हैं और बदले में नीलम को ढेर सारे पैसे देते हैं। ये देख नीलम बहुत खुश होती है। अगले दिन से वो दोनों भूत रोज उसी जगह पर नीलम से चाय खरीदकर पीना शुरू कर देते हैं। वो लड़की बहुत अच्छी है, वो बहुत ही स्वादिष्ट चाय बनाती है, हमें उस लड़की की गरीबी दूर करने के लिए कुछ करना होगा। फिर अगले दिन वो दोनों भूत एक बड़ी जादूगरनी के घर पहुंच जाते हैं। वो जादूगरनी अपने घर पर तरह तरह के फलों की जादुई खेती किया करती थी। पर वो दोनों भूत जादूगरनी की अलमारी से जादुई स्ट्रॉबेरी के बीज चुराकर वहां से भाग जाते हैं।
अगले दिन वो दोनों स्ट्रॉबेरी के बीज नीलम को देकर उसे सारी बात बता देते हैं। नीलम अपने घर की छत पर स्ट्रॉबेरी के बीजों को फैला देती है और एक ही दिन में वहां पर ढेर सारी बड़ी बड़ी स्ट्रॉबेरी की फसल तैयार हो जाती है। अरे ये बीज तो सच में कमाल के हैं, एक ही दिन में यहाँ स्ट्रॉबेरी की फसल तैयार हो गई। उसके बाद नीलम सारी स्ट्रॉबेरी एक बड़ी गाड़ी में लड़ाकर पास के शहर में बेचने चली जाती है। नीलम की स्ट्रॉबेरी बहुत ही बड़ी आकार की थी, साथ ही उनसे बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। ये देख उस बाजार में मौजूद लोग नीलम से स्ट्रॉबेरी खरीदना शुरू कर देते हैं। एक ही दिन में नीलम बहुत सारे पैसे कमा लेती है। वहीं दूसरी तरफ एक बड़े मॉल वाला नीलम को रोज ढेर सारी स्ट्रॉबेरी लाने का ऑर्डर देता है। उस दिन के बाद से नीलम की जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है और वो रोज ढेर सारी स्ट्रॉबेरी ले जाकर शहर में बेचना शुरू कर देती है। धीरे धीरे नीलम कनिका से भी ज्यादा अमीर बन जाती है। फिर अपने पैसों के दम पर नीलम एक बहुत बड़ा स्कूल तैयार करवाती है, जहां पर वो गरीब अनाथ बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देना शुरू कर देती है। आखिर इस नीलम को कौन सा खजाना मिला है, ये तो दिन ब दिन अमीर बनती जा रही है। फिर कनिका अपने पिता को सारी बात बता देती है। और मुझे लगता है उसके पास कोई जादुई चीज है, हम आज ही उसकी सच्चाई का पता करेंगे। फिर उसके बाद दोनों बाप बेटी नीलम पर नजर रखने लगते हैं। अगले दिन उन्हें नीलम की जादुई स्ट्रॉबेरी की खेती के बारे में पता चलता है। अच्छा तो ये बात है, ये नीलम अपने घर पर जादुई स्ट्रॉबेरी की फसल तैयार करती है। उसके बाद दोनों बाप बेटी नीलम के घर पहुंचकर उसकी पिटाई करने लगते हैं। चल जल्दी से बता, तुझे ये जादुई बीज किसने दिए? नीलम रोते हुए दोनों भूत के बारे में बता देती है। इसके बाद कनिका अपने पिता के साथ सुनसान इलाके में पहुंचकर उन दोनों भूतों से जादुई बीज मांगना शुरू कर देती है। ये दोनों बहुत ही लालची है, हमें इन्हें सबक सिखाना होगा। उसके बाद वो दोनों भूत कनिका और उसके पिता को ढेर सारी जादुई बीज दे देते हैं। फिर घर जाने के बाद वो दोनों सारे बीज अपने घर की छत पर फैला देते हैं। लेकिन अगली शाम छत पर ढेर सारी जादुई सांपों की फसल तैयार हो जाती है। वो सारे सांप कनिका के घर में मौजूद सभी कमरों में घुसना शुरू कर देते हैं। ये देख दोनों बाप बेटी बुरी तरह घबराकर रोने लगते हैं। पिताजी ये क्या हो गया, हमारी छत पर तो सांपों की फसल तैयार हो गई, अब हम क्या करें? पूरे घर में सांपों को देखकर दोनों बुरी तरह डर के मारे वहां से भाग निकलते हैं। उस दिन के बाद से वो दोनों दोबारा अपने घर में कदम रखने की हिम्मत नहीं कर पाते। देखते ही देखते वो घर सांपों का बसेरा बन जाता है और अंदर बाहर चारों तरफ सांप ही सांप दिखाई देने लगते हैं। घर के अंदर उनकी ढेर सारी दौलत भी फंस चुकी थी, जिस वजह से वो दोनों कंगाल हो जाते हैं। उसके बाद मजबूर होकर वो दोनों फुटपाथ पर रहने लगते हैं। इस तरह कनिका और उसके पिता को उनके बुरे कर्मों की सजा मिल जाती है। दूसरी तरफ नीलम लगातार अमीर बनते हुए गरीबों की मदद करना जारी रखती है। बहुत समय पहले परिदेश में आलिया नाम की एक गरीब परी रहती थी। आलिया जंगल से जड़ी बूटियां तोड़कर उन्हें बाजार में बेचा करती थी। इसी तरह एक दिन आलिया परी पृथ्वी के जंगल में जड़ी बूटियां तोड़ रही थी। तभी उसे झाड़ियों के बीच एक इच्छाधारी नागिन बेहोश दिखाई देती है। आलिया परी फौरन उस नागिन के चेहरे पर पानी की छींटे छिड़कने लगती है। थोड़ी ही देर में इच्छाधारी नागिन होश में आ जाती है। अरे ये क्या, तुम्हारा शरीर तो बहुत गर्म है, लगता है तुम्हें बहुत तेज बुखार है, साथ ही तुम गर्भवती भी हो। आखिर इस वीरान जगह पर तुम क्या कर रही हो? मुझे एक बहुत ही खतरनाक बीमारी हो गई है, जिस वजह से मेरे ससुराल वालों ने मुझे घर से निकाल दिया है। मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है, लेकिन मैं अपने बच्चे को मरता हुआ नहीं देख सकती। देखो, अगर तुम चाहो तो मेरे बच्चे को बचा सकती हो। मैं कुछ समझी नहीं, तुम क्या कहना चाहती हो?
मैं अपनी शक्ति से अपने बच्चे को तुम्हारी पेट में दाखिल कर दूंगी। उसके बाद मेरी बीमारी मेरे बच्चे को नहीं लगेगी और वो पूरी तरह सुरक्षित रहेगा। दया करके मेरी बात मान लो। इतना कहकर इच्छाधारी नागिन रोने लगती है। उसे रोते हुए देख आलिया परी को उस पर तरस आ जाता है और वो उसकी बात मान लेती है। फिर इच्छाधारी नागिन अपनी जादुई शक्ति से अपने पेट में मौजूद बच्चे को आलिया परी के पेट में भेज देती है। अब जब तक मैं पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती तब तक तुम मेरे बच्चे की देखभाल करना। तुम चिंता मत करो, मेरे होते हुए तुम्हारे बच्चे को कोई नुकसान नहीं होगा। उसके बाद आलिया परी अपने घर चली जाती है। लेकिन वही दूसरी तरफ आलिया परी के पड़ोस में कनिका नाम की एक शक्तिशाली परी रहती थी। आलिया परी को देखते ही उसे पता चल जाता है कि आलिया के पेट में सांप का बच्चा है। अरे, इस आलिया के पेट में सांप का बच्चा कहाँ से आया? जरूर कुछ तो गड़बड़ है। फिर अगले दिन कनिका परी आस पड़ोस में रहने वाली सभी परियों को इकट्ठा कर लेती है। उस आलिया परी के पेट में सांप का बच्चा है, जरूर वो कोई तांत्रिक विद्या कर रही है। ये तो बहुत ही खतरनाक बात है। क्या पता आगे चलकर वो सबको अपनी शैतानी शक्तियों से मारने की कोशिश करे। मुझे तो लगता है कुछ ही दिनों में वो खतरनाक नागिन बनकर हम सबको जान से मार देगी। अब तो हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, हमें किसी भी तरह आलिया परी को जान से मारना होगा, तभी हमारे दिल से उसका खौफ हमेशा के लिए खत्म होगा। उसके बाद वो सभी परियां आलिया परी के घर पहुंच जाती हैं। इससे पहले कि आलिया परी कुछ समझ पाती कि तभी सारी परियां उसे पकड़कर पास के जंगल में ले जाती हैं और उसे एक पेड़ से बांध देती हैं। तेरे पेट में सांप का बच्चा तो हम सबके लिए खतरा बन चुका है, अब हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगी। आलिया परी उन सभी परियों को समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उन परियों पर आलिया की बातों का कोई असर नहीं होता। बस बहुत हो गया, चलो इसे जलाकर मार देते हैं। लेकिन तभी रानी परी वहां आ जाती है। ठहर जाओ, तुम सबने इस मासूम परी को कुछ किया तो मैं तुम सबको जान से मार दूंगी। रानी जी, इस परी के पेट में सांप का बच्चा है, ये साधारण परी नहीं है, इसका जिंदा रहना हम सबके लिए खतरनाक है। मैंने अपनी शक्ति से सब कुछ पता कर लिया है। इसने एक इच्छाधारी नागिन के बच्चे को बचाने के लिए उसे अपना गर्भ दिया है। इसके जैसी महान परी पूरे परिदेश में दूसरी कोई नहीं है। उसके बाद रानी परी आलिया परी को आजाद कर उसे इच्छाधारी नागिन के पास ले जाती है। फिर रानी परी अपनी जादुई शक्ति से इच्छाधारी नागिन की सारी बीमारी ठीक कर देती है। उसके बाद रानी परी आलिया परी के पेट में मौजूद सांप के बच्चे को वापस इच्छाधारी नागिन के पेट में भेज देती है। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और इच्छाधारी नागिन के ससुराल वाले उसे अपना लेते हैं। आलिया, तुम एक बहुत ही नेक और ईमानदार परी हो, इसीलिए मैं तुम्हें अपने दरबार की मंत्री बनाती हूँ। ये सुनकर आलिया परी बहुत खुश होती है। उस दिन से आलिया की किस्मत पूरी तरह बदल जाती है और वो अमीर बनकर महल में रहने लगती है। बहुत समय पहले नागलोक में शकीरा नाम की एक इच्छाधारी नागिन अपनी माँ शीला के साथ रहती थी। शीला के पास बहुत सारी दौलत थी, इसलिए वो अपनी बेटी की परवरिश बहुत ही अच्छी तरीके से कर रही थी। फिर कुछ समय बाद शीला अपनी बेटी को नागों की एक बहुत बड़े कॉलेज में पढ़ाने के लिए भेज देती है। दूसरी तरफ शीला के पड़ोस में सोनिया नाम की एक दुष्ट नागिन रहती थी। शीला की ठाट बाट देखकर सोनिया नागिन को बहुत जलन होती थी। मैं इतने सालों से कोशिश कर रही हूँ, लेकिन फिर भी अपनी बेटी को एडमिशन उन नागों के बड़े कॉलेज में नहीं करवा पा रही। लेकिन ये शीला नागिन तो दिन ब दिन अमीर बनती जा रही है। लगता है अब इसे गरीब बनाने के लिए मुझे ही कुछ करना होगा। फिर एक दिन शीला नागिन खरीदारी करने बाजार गई हुई थी।
तभी मौका देखकर सोनिया नागिन उसके घर में आग लगा देती है। थोड़ी ही देर में आग पूरे घर को चारों तरफ से घेर लेती है और देखते ही देखते शीला नागिन का घर जलकर राख हो जाता है। फिर शाम को जब शीला नागिन बाजार से वापस लौटती है तो अपने घर को राख के ढेर में बदलता हुआ देख उसके होश उड़ जाते हैं। अरे नहीं, ये क्या हो गया? अचानक मेरा घर कैसे जल गया? मेरे घर के साथ साथ मेरी सारी दौलत भी जलकर राख हो गई। अब मैं क्या करूंगी? दूसरी तरफ शीला नागिन को रोते हुए देख सोनिया नागिन बहुत खुश होती है। इस तरह सोनिया नागिन शीला को पूरी तरह बर्बाद कर देती है। उसके बाद शीला नागिन दुखी होकर नागलोक के बाहर वाले जंगल की ओर चली जाती है। फिर कुछ दिनों बाद शीला की बेटी शकीरा नागिन उससे मिलने आती है, लेकिन अपने घर को जला हुआ देख और अपनी माँ को ना पाकर शकीरा को बड़ी हैरानी होती है। उसके बाद शकीरा अपनी माँ को ढूंढने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसे उसका कहीं पता नहीं चलता। उधर शीला नागिन जंगल में यहाँ वहाँ भटक रही थी। तभी एक दुष्ट जादूगरनी की नजर उस पर पड़ती है। जादूगरनी बहुत लालची थी और हमेशा अपने फायदे के लिए दूसरों को धोखा देती थी। ये तो एक इच्छाधारी नागिन है। इसकी हालत देखकर लगता है ये बहुत गरीब है और इसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। मुझे इस बात का फायदा उठाना चाहिए। उसके बाद जादूगरनी शीला नागिन के पास पहुंचकर उससे कहती है, लगता है तुम बहुत परेशान हो। तुम्हारे ये हालत मुझसे देखी नहीं जा रही। तुम चाहो तो मेरे साथ मेरे घर पर रह सकती हो। वहाँ तुम्हें किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होगी। जादूगरनी की ये बात सुनकर शीला नागिन खुश हो जाती है और बिना सोचे समझे उसके साथ चल देती है। थोड़ी देर के बाद जादूगरनी शीला नागिन को लेकर अपने घर पहुंच जाती है, लेकिन घर के अंदर पहुंचते ही जादूगरनी उसे ढेर सारा खाना खाने के लिए दे देती है। शीला नागिन बहुत भूखी थी, इसीलिए वो जल्दी जल्दी खाना खाने लगती है। तभी मौका देखकर जादूगरनी उसे रस्सियों से बांध देती है। अरे ये तुम क्या कर रही हो? तुमने मुझे रस्सियों से क्यों बांधा है? चलो मुझे छोड़ो, आखिर तुम्हारे इरादे क्या हैं? मेरे गुरु ने कहा था कि इच्छाधारी नागिन का दिल खाने से हमारे अंदर बहुत सारी असीम शक्तियाँ आ जाती हैं, इसीलिए अब मैं तुझे मार कर तेरा दिल निकाल कर खा जाऊंगी। इतना कहकर जादूगरनी अपनी तलवार उठा लेती है, लेकिन तभी अपनी माँ को बचाने शकीरा नागिन आ जाती है। शकीरा नागिन जादूगरनी को संभलने का जरा भी मौका नहीं देती और फौरन उसके पैरों को काट देती है। शकीरा का जहर बहुत ही खतरनाक था। देखते ही देखते जादूगरनी का शरीर में आग लग जाती है और वो दर्द के मारे तड़पने लगती है। अरे मर गई रे, कोई बचाओ मुझे। अरे मुझसे ये जलन बर्दाश्त नहीं हो रही। अरे कोई बचा लो मुझे। लेकिन जादूगरनी बच नहीं पाती और थोड़ी ही देर में उसका शरीर पूरी तरह जलकर राख हो जाता है। इस तरह शकीरा नागिन सही वक्त पर पहुंचकर अपनी माँ की जान बचा लेती है। दूसरी तरफ शकीरा ने कॉलेज में बड़े बड़े जादू सीखे थे। वो अपनी जादुई विद्या से फिर से एक नया घर बनाकर तैयार कर देती है। उसके बाद दोनों माँ बेटी उस घर में सुकून से रहने लगती हैं। लेकिन ये बात सोनिया नागिन से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती और वो दोबारा उनके घर को जलाने की कोशिश करती है। लेकिन तभी घर के बाहर लगा एक बड़ा तीर हवा में उड़ता हुआ उसकी आंखों में जा घुसता है, जिससे सोनिया नागिन की आंख फूट जाती है। मर गई रे, मेरी आंख फूट गई। अरे कोई बचाओ मुझे। इस तरह रोते हुए सोनिया नागिन वहां से भाग जाती है। उस घटना के बाद से सोनिया नागिन बहुत घबरा जाती है और दोबारा शकीरा और उसकी माँ को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत नहीं कर पाती। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और दोनों माँ बेटी हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगती हैं।
बहुत समय पहले बादलों के ऊपर संजना नाम की एक परी जादुई लिपस्टिक के घर में रहती थी। संजना परी बहुत ही दयालु थी। वो हमेशा गरीब और मजबूर लोगों की मदद किया करती थी। वहीं दूसरी तरफ पृथ्वी पर दीपा नाम की एक गरीब लड़की अपनी सौतेली बहन रेखा के साथ रहती थी। रेखा बहुत ही जालिम थी। वो दीपा पर हमेशा अत्याचार करती थी। फिर एक दिन अपनी नई ड्रेस पहनकर बाहर जा रही थी कि तभी रेखा उसे रोक लेती है। घर में इतने सारे काम पड़े हैं और तू बंठन कर कहाँ जा रही है? आज मेरी सहेली का जन्मदिन है, मैं उसी के घर जा रही हूँ। अच्छा तो ये बात है, ठहर जा, अभी बताती हूँ तुझे। उसके बाद रेखा दीपा को कीचड़ से भरे गड्ढे में फेंक देती है। क्यों, मजा आया ना? चल चुपचाप घर पर रह, तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर आज के बाद तूने मुझसे पूछे बिना कोई काम किया तो मैं तेरी हड्डी पसली तोड़ दूंगी। हे भगवान, ये तो मुझे कैसी सजा दे रहा है। आखिर कब तक मैं अपनी जालिम बहन के अत्याचार बर्दाश्त करूंगी? इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन उस गांव में एक सिंगिंग कंपटीशन होता है। दीपा बहुत अच्छा गाना गाती थी। वो कंपटीशन में हिस्सा लेकर पहला इनाम जीत जाती है। इनाम के रूप में दीपा को 10,000 रुपए दिए जाते हैं। उन पैसों को पाकर दीपा बहुत खुश होती है। अब इन पैसों से मैं अपने लिए नई सिलाई मशीन खरीद लूंगी। उसके बाद लोगों के कपड़े सिलकर मैं ढेर सारे पैसे कमाऊंगी। फिर मुझे अपनी सौतेली बहन के साथ नहीं रहना पड़ेगा। ये सोचकर दीपा अपने घर जाती है, लेकिन तभी रेखा उससे सारे पैसे छीन लेती है। दीदी, ये पैसे मेरे हैं, मुझे वापस करो। अरे हट, इन पैसों से मैं अपने लिए ढेर सारी शॉपिंग करूंगी। नहीं नहीं दीदी, ऐसा मत करो, मुझे सिलाई मशीन खरीदनी है। बड़ी आई सिलाई मशीन खरीदने वाली, चल जा यहाँ से। लेकिन दीपा रेखा से अपने पैसे छीनने लगती है। ये देख रेखा को बहुत गुस्सा आता है और वो डंडे से दीपा की खूब पिटाई करती है। क्यों, मार खाकर मजा आया ना? अब दोबारा मुझसे उलझने की गलती मत करना। उसके बाद रेखा पैसे लेकर बाजार चली जाती है। दूसरी तरफ बेचारी दीपा अपने घर के आंगन में बैठकर रोने लगती है। तभी संजना परी उसे रोते हुए देख लेती है। संजना परी अपनी जादुई लिपस्टिक के घर को दीपा के आंगन में ले आती है। क्या हुआ लड़की, तुम इस तरह बैठकर क्यों रो रही हो? मेरी सौतेली बहन मुझ पर बहुत जुल्म करती है। वो जरा जरा सी बात पर मेरी पिटाई करती है। सच में वो बहुत बेरहम है। मैं अपनी जिंदगी से तंग आ चुकी हूँ। फिक्र मत करो, आज के बाद तुम्हारी सौतेली बहन तुम्हें कभी परेशान नहीं कर पाएगी। उसके बाद संजना परी जादुई लिपस्टिक के घर के अंदर से एक लिपस्टिक निकालकर दीपा को दे देती है। इस जादुई लिपस्टिक से तुम जो चाहे वो चीज मांग सकती हो, लेकिन हाँ, इससे पैसे मांगने की गलती मत करना, वरना तुम मुसीबत में पड़ जाओगी। उसके बाद संजना परी वहाँ से चली जाती है। दीपा बिल्कुल लालची नहीं थी, इसीलिए वो अपने लिए सिर्फ एक सिलाई मशीन मांगने का फैसला करती है। उसके बाद दीपा जादुई लिपस्टिक को अपने होठों पर लगा लेती है। फिर जादुई लिपस्टिक दीपा को जादुई सिलाई मशीन दे देती है। उस मशीन को देख दीपा बहुत खुश होती है, लेकिन तभी वहाँ रेखा आ जाती है। अरे ये क्या, सिलाई मशीन तो बहुत ही सुंदर है। अचानक यहाँ ये सिलाई मशीन कहाँ से आई? दीदी, ये जादुई लिपस्टिक का कमाल है, मैं इसे जो चाहे वो चीज मांग सकती हूँ। अच्छा तो ये बात है। अरे बेवकूफ, तुझे इस जादुई लिपस्टिक से ढेर सारे पैसे मांगने चाहिए थे। ला लिपस्टिक मुझे दे, मैं से ढेर सारी दौलत मांगूंगी। नहीं नहीं दीदी, ठहर जाओ। दीदी ऐसा मत करो, उस परी ने मुझसे कहा था कि इस जादुई लिपस्टिक से पैसे मांगने की गलती मत करना। रहने दे, मैं तेरी बातों में नहीं आने वाली। इतना कहकर रेखा जादुई लिपस्टिक को अपनी होठों पर लगा लेती है। सुनो जादुई लिपस्टिक, मेरे घर पर ढेर सारे सोने की सिक्कियों की बारिश कर दो। लेकिन अगले ही पल रेखा का चेहरा जलने लगता है और देखते ही देखते उसका शरीर भी एक चुड़ैल के रूप में बदल जाता है।
हे भगवान, ये सब क्या हो गया? मैं तो एक चुड़ैल बन गई। तभी रेखा की आवाज सुनकर गांव वाले वहां इकट्ठे हो जाते हैं। रेखा को चुड़ैल के रूप में देख सभी गांव वाले उसे गांव से भगाने का फैसला कर लेते हैं। फिर वो सभी डंडे और पत्थरों से रेखा को मारने लगते हैं। अपनी जान बचाने के लिए रेखा जंगल की ओर भाग जाती है और उस दिन के बाद से दोबारा गांव में आने की हिम्मत नहीं करती। दूसरी तरफ दीपा अपनी जादुई सिलाई मशीन से लोगों के कपड़े सिलकर ढेर सारे पैसे कमाने लगती है। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है। फिर दीपा के जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आती और वो खुशी से रहने लगती है। एक बार की बात है, किसी गांव में चमेली नाम की एक गरीब औरत अपनी बेटी और पति के साथ रहती थी। चमेली का पति जंगल में लकड़ियां काटने का काम करता था। फिर एक शाम जब चमेली का पति अपनी मजदूरी के पैसे लेकर घर लौट रहा था, तभी अचानक रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। उस एक्सीडेंट में चमेली के पति की दोनों हाथ कट जाते हैं। अचानक हुए इस घटना से चमेली को बहुत धक्का लगता है और उसके घर की आर्थिक स्थिति पूरी तरह चरमरा जाती है। दूसरी तरफ चमेली के घर में रखा सारा अनाज भी खत्म हो जाता है और वो लोग दाने दाने के लिए मोहताज हो जाते हैं। फिर एक दिन, चमेली, पिछले महीने तूने मुझसे 3 ब्लाउज सिलवाए थे, अभी तक तूने मेरे पैसे नहीं दिए, चल जल्दी से मुझे मेरे पैसे दे। दीदी, इस समय आपको पैसे नहीं दे सकती। कुछ दिनों पहले एक हादसे में मेरे पति के दोनों हाथ कट गए हैं। मेरे घर की कमाई पूरी तरह बंद हो गई है। मुझ पर दया करो दीदी। अच्छा, तो ये बहाना बताकर तू मेरे पैसे हड़पना चाहती है। देख, मैं बहुत ही बुरी औरत हूँ। मैं अपने पैसे वसूल करके ही रहती हूँ। अगर तेरे पास पैसे नहीं है तो मैं तेरे घर के बर्तन उठा कर ले जाऊंगी। उसके बाद सोनिया चमेली के घर में रखे सारे बर्तन उठाकर ले जाती है। चमेली के आस पड़ोस में रहने वाले सभी लोग खामोशी से सारा तमाशा देख रहे थे, लेकिन कोई भी चमेली की मदद करने के लिए आगे नहीं आता। वहीं दूसरी तरफ राशन वाला भी अपने पैसों के लिए चमेली को खरी खोटी सुनाकर चला जाता है। पैसे ना होने की वजह से बेचारी चमेली की जिंदगी पूरी तरह नर्क बन जाती है। हे भगवान, तो मेरी किस बात की परीक्षा ले रहा है? एक तो मेरे पति के दोनों हाथ कट गए, ऊपर से मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। तब मैं अपने बच्चों और पति की देखभाल कैसे करूंगी? कोई तो रास्ता दिखा भगवान। तभी चमेली को घर के सामने एक दूध वाला जाते हुए दिखाई देता है। उसे देख चमेली को एक उपाय सूझता है। इन दिनों गर्मी का मौसम चल रहा है, अगर मैं लस्सी बनाकर बेचना शुरू करूं तो मैं ठीक ठाक पैसे कमा सकती हूं। फिर उसी शाम चमेली दूध वाले के घर पहुंच जाती है। सुनिए भैया, मैं लस्सी बेचने का व्यापार शुरू करना चाहती हूं, लेकिन दूध खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। क्या आप मुझे कुछ दिनों के लिए दूध उधार दे सकते हैं? नहीं नहीं, मैं उधार का व्यापार नहीं करता, मुझे तो नगद पैसे चाहिए। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो मैं तुम्हें दूध नहीं दे सकता। ऐसा मत करिए भैया, मैं गरीबी के मारे झेल रही हूँ। मेरे घर पर खाना खाने के लिए अनाज का एक दाना भी नहीं है। इतना कहकर चमेली दूध वाले के पैरों पर गिरकर उससे विनती करने लगती है। चमेली की आंखों में आंसू देख दूध वाले का दिल पिघल जाता है। और ठीक है बहन, मैं तुम्हें 1 महीने तक बिना पैसे लिए उधार में दूध दूंगा। उसके बाद दूध वाला चमेली को एक बड़े बर्तन में दूध देता है। ये देख चमेली की आंखों में उम्मीद की नई किरण जाग जाती है और वो दूध वाले का शुक्रिया अदा कर वहां से चली जाती है। उसके बाद चमेली दूध से दही जमाकर लस्सी बनाने की तैयारी शुरू कर देती है। तभी चमेली की बेटी पूनम कहती है, माँ, मैं भी तुम्हारे साथ लस्सी बेचने जाऊंगी। नहीं नहीं बेटी, बाहर कड़ी धूप है, तू घर पर ही रह।
उसके बाद चमेली लस्सी से भरा एक मटका लेकर सड़कों पर घूमने लगती है। लस्सी ले लो, स्वादिष्ट स्वादिष्ट मीठी मीठी लस्सी ले लो। तभी कुछ लोग चमेली से लस्सी खरीद कर पी लेते हैं। उन्हें बहुत पसंद आती है। फिर एक एक कर बहुत सारे लोग चमेली से लस्सी खरीद कर पीना शुरू कर देते हैं। शाम तक चमेली की सारी लस्सी बिक जाती है। अरे वाह, मेरी सारी लस्सी बिक गई। अब इन पैसों से मैं राशन खरीदूंगी और साथ ही अपनी बेटी की स्कूल की फीस भी भर दूंगी। फिर चमेली पैसों को गिनना शुरू कर देती है। लेकिन तभी बिल्ला नाम का एक बदमाश चमेली से जबरदस्ती उसके पैसे छीनने लगता है। नहीं नहीं, मेरे पैसे मत लो। अरे कोई मेरी मदद करो, ये बदमाश आदमी जबरदस्ती मुझसे पैसे छीन रहा है। तभी वहां से गुजर रही एक परी चमेली की आवाज सुन लेती है। परी फौरन अपनी जादुई छड़ी घुमाकर बिल्ला के ऊपर मिर्च की बारिश कर देती है। अरे मर गया रे, इतनी सारी मिर्च कहाँ से आ गई? अरे मेरा पूरा शरीर जल रहा है, कोई बचाओ मुझे। उसके बाद बिल्ला भागता हुआ एक कीचड़ से बड़े गड्ढे में गिर जाता है। परी चमेली को अपने साथ हवा में उड़ाकर उसे उसके घर तक पहुंचा देती है। चमेली की घर की बुरी हालत देखकर परी को बहुत दुख होता है और वो उसकी मदद करने का फैसला करती है। उसके बाद परी अपनी शक्ति से वहाँ एक जादुई बर्तन प्रकट कर देती है। अब से तुम्हें धूप में घूमकर लस्सी बेचने की जरूरत नहीं है। तुम अपनी बनाई हुई लस्सी बर्तन के अंदर डाल देना। ये बर्तन खुद लोगों के पास जाकर लस्सी बेचेगा। ये सुनकर चमेली बहुत खुश होती है। फिर अगले दिन से वो जादुई बर्तन रोज पूरे इलाके में घूम घूम कर लस्सी बेचकर शाम को जो भी पैसे मिलते वो सारे पैसे चमेली को देता था। इस तरह कुछ ही दिनों में चमेली बहुत पैसे कमा लेती है। उसके बाद वो अपने सारे कर्ज चुकाकर अपने पति और बच्ची के साथ खुशी से रहने लगती है।